हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का फैब 2020 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप इसमें लास्ट तक बने रहें और 2020 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का पूछा गया है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज द सिंथेसिस ऑफ बोथ पब्लिक हेल्थ साइंस एंड नर्सिंग साइंस is theoretical responsive to our prevailing idea of social justice and methods of disturbing health care resources are chosen by the कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो क्या है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग और नर्सिंग साइंस दोनों की एक प्रिविलेज आइडिया है, सोशल जस्टिस है, जिसमें जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं उसको हम कम्युनिटी के पीपल के लिए यूज़ करते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी, अकॉर्डिंग टू आर्चन ने कब दी, 1982 में दी। अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज द लर्न प्रैक्टिस विद अल्टीमेट गोल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एज इंडिविजुअल एंड कोलेबोरेटिंग विद अदर्स टू प्रमोशन ऑफ पेशेंट ऑप्टिमम फंक्शनिंग थ्रू टीचिंग एंड डिलीवरी केयर। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें क्या होता है, लर्न करते हैं, चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, किसके लिए कि हम कोलैबोरेट करके, कंट्रीब्यूट करके, एक साथ मिलके जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ को हम प्रमोट कर सके और वो ऑप्टिमम फंक्शनिंग कर सके और हेल्थ केयर को आसानी से हम डिलीवर कर सकें। क्वेश्चन हमारा किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू मार्गरेट एफ जैकॉब्सन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, डिस्कस द स्कोप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या स्कोप्स होते हैं, तो हम इसके सारे स्कोप्स को एक एक करके समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ कम्युनिटी हेल्थ जरूरी है। फर्स्ट हमारा आ जाता है होम केयर। ए लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट कैन बी एडिक्वेटली केयर्ड एट होम बाय एक्सटेंडिंग सर्टेन हॉस्पिटल सर्विसेज। ए हॉस्पिटल बेस्ड होम केयर प्रोग्राम प्रोवाइड पर्सनल एंड इक्विपमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड थ्रू कम्युनिटी एजेंसी। तो जो होम केयर है उसमें क्या करते हैं, क्लाइंट को हम घर में ही क्या करते हैं, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल सर्विसेज, सर्टेन कुछ हॉस्पिटल सर्विसेज हम घर पे रहकर ही उनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग होम। द नर्सिंग होम आर सब प्राइवेटली लर्न, दे हैव द बेटर मेडिकल केयर फैसिलिटी देन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिकॉज दे चार्ज मोर फीसेस। तो जो कुछ मेडिकल होम्स ऐसे होते हैं, मेडिकल होम्स में कैसे जाते हैं, प्राइवेटली ये रन होते हैं, प्राइवेटली ओपन किए जाते हैं, तो इनमें फ़ीस लेके जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसकी केयर की जाती है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा बेटर फैसिलिटी और केयर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये मोर फीस उनसे लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है MCH एंड फैमिली प्लानिंग। द पब्लिक हेल्थ नर्स प्ले द मेजर रोल इन MCH, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो जो पब्लिक हेल्थ नर्स है वो क्या करती है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के और फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज को रन करने में हेल्प करती है। इट comprises antenatal, postnatal and child care services. Nurse have also the major role to play the family planning. Community health nurse are directly in touch with patient. तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती हैं वो है पेशेंट से डायरेक्टली टच होती है और वो एंटीनेटल, पोस्टनेटल, चाइल्ड सर्विसेज सभी में हेल्प करती है। शो दे अलाउ टू ट्रेन टू गिव द प्रॉपर एंड एफिशिएंट केयर। तो जो क्लाइंट होते हैं कम्युनिटी के, उनको क्या करती है, प्रॉपर ट्रेन करती है, एफिशिएंट केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्कूल हेल्थ नर्सिंग। स्कूल हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है, द स्कूल हेल्थ नर्स रेंडर सर्विसेज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। जो स्कूल हेल्थ नर्सेस है वो स्कूल के चिल्ड्रन से उसमें क्या करती है, उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए काम करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्स इंक्लूड द नर्सिस केयर इन द फैमिली इन सिकनेस एंड हेल्थ। जो पब्लिक हेल्थ नर्स है वह जो कम्युनिटी के पीपल्स हैं उनकी फैमिली में सिकनेस और हेल्थ को प्रमोट करती है। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज। इंडस्ट्रियल में क्या जाता है, नर्सेस आर आल्सो एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री। देयर इज द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ इन फैक्ट्री वेयर 500 एंड मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। जो नर्सेस इंडस्ट्री में वर्क करती हैं वह
जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ के लिए क्या करती है, वहाँ पे उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए प्री मेडिकल चेकअप वगैरह करती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव द मेंटल हेल्थ सर्विसेज। दीज सर्विसेज इंक्लूड द अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, साइकोथेरेपी एंड आफ्टर केयर सर्विसेज। जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसमें क्या होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें मेंटल हेल्थ कंडीशन ज़्यादा राइज हो रही हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो सर्विसेज हम मेंटल हेल्थ के लिए चला रहे हैं उसमें हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट देख के हम रिहेबिलिटेशन, साइकोथेरेपी, आफ्टर केयर सर्विसेज सारी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिहेबिलिटेशन सेंटर। रिहेबिलिटेशन मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ ऑल ट्रीटेड केसेस टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी, फिजिकल, मेंटल एंड आल्सो सोशल। तो जो रिहेबिलिटेशन होता है उसमें क्या होता है, रिस्टोरेशन होता है, रिटर्न बैक होता है सारी चीज़ों का। में जो क्लाइंट होता है उसमें हाईएस्ट लेवल जितनी ज़्यादा वो फंक्शनिंग कर सके, फिजिकली, मेंटली, सोशली, सब तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए उसको क्या करते हैं, हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जीडियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज। द नीड ऑफ द ओल्ड आर डिफरेंट एंड दे नीड मोर केयर देन यंगर एज ग्रुप। तो जो जीडियाट्रिक नर्सिंग होती है, जीडियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज होती है, उसमें जो ओल्डर पर्सन होते हैं, एज ग्रुप में हायर होने वाले, जो यंगर एज ग्रुप वाले पीपल होते हैं, उनको केयर प्रोवाइड की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सी, राइट इन डिटेल अबाउट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। हमें यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स की। तो सबसे पहले हमारा रोल आ जाता है केयर प्रोवाइडर। द यूजुअल परसेप्शन ऑफ अ नर्स इज टू गिव केयर टू अ पर्सन व्हेन ही एंड सी इज सिक। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स provides care to entire family group of the people in a variation of valuable setting। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है कम्युनिटी के पीपल्स को। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो एंटायर फैमिली को केयर प्रोवाइड करती है। जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं उनको, वल्नरेबल पीपल्स, इन सबको क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है। हमारा नेक्स्ट रोल आ जाता है केस फाइंडर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स कंडक्ट द टारगेट सर्च टू आइडेंटिफाई द एनी वेरिएशन फ्रॉम एक्सपेक्ट बिहेवियर विद द रिस्पेक्ट टू इलनेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स टू ड्रग, इन जनरल वेल बीइंग ऑफ अ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। जो केस फाइंडर क्या करती है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो एक टारगेट बेस्ड पे किसी भी चीज़ को सर्च करके डेविएशन, उसमें अगर कोई डेविएशन है, बिहेवियर में डेविएशन है, तो वो सब चीज़ें सर्च करती है। मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं उससे अगर थोड़ी सी भी डेविएटेड चीज़ें हो रही तो उसको सर्च करती है। और उसमें रोल आ जाता है एजुकेटर। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल की ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। दे एजुकेट इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी नॉट ओनली व्हेन दे आर सिक। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो इंडिविजुअल, फैमिलीज और जो सिक पीपल है उन सबको क्या करती है, एजुकेट करती है उनके हेल्थ से रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट हमारा रोल से जाता है एडवोकेट। कम्युनिटी हेल्थ नर्स फैसिलिटेट द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी टू ऑब्टेन वेरियस स्पेशलाइज्ड सर्विस। द नर्स एक्सप्लेन, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड्स द राइट ऑफ द पेशेंट। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या करती है, इंडिविजुअल, फैमिली और जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी वेरियस सर्विसेज में अगर उनके राइट्स में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनके राइट को क्या करती है, डिफेंड करती है और उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट हमारा रोल आ जाता है काउंसलर। सिंस कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्क विद द फैमिली इन कम्युनिटी, दे आर इन यूनिक पोजिशन टू डेवलप अ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द पीपल एंड हर क्लाइंट कोप विद स्ट्रेसर एंड कुड लीड टू क्राइसिस एंड एडवाइस। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या करती है, काउंसलिंग प्रोवाइड करती है फैमिलीज़ को, कम्युनिटी के पीपल्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। इफ़ वो किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में सफ़र कर रहे हैं, क्राइसिस, फिर ऐसी कोई भी कंडीशन है जो वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं कम्युनिटी के पीपल, तो उस टाइम में क्या करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। इन मैनी प्रैक्टिकल्स इन इमरजेंसी मैटर्स विच रिलेट टू हेल्थ। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैनेजर। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स आर एक्सपेक्ट टू फंक्शन एज मैनेजर टू मैनेज केस लोड इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन लाइक फैमिली हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड
प्रोग्राम। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर को लेके क्या करती है, मैनेज करती है, केस को मैनेज करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोटेंशिएटर। पोटेंशिएटर में क्या जाता है, द इंडिविजुअल हैव द देयर ओन पोटेंशियल एंड मेंटेन देयर हेल्थ बट of his and her specialization in community health nursing practice, the nurse is expected to act of the कैटलिस्ट एंड पोटेंशिएटर। तो जो पोटेंशिएटर का वर्क होता है वो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नर्स प्ले करती है। नेक्स्ट हमारा रोल आ जाता है हेल्थ प्लानर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स यूज प्लानिंग प्रोसेस टू डेवलप गुड प्लान ऑफ एक्शन, इम्प्लीमेंट एंड इवोल्यूट हेल्थ सर्विसेज फॉर द फैमिली, ग्रुप एंड पॉपुलेशन एट रिस्क। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो हेल्थ को लेके प्लानिंग करती है कि किस तरीके से हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस एक्शन को वहाँ पे लेना है जिससे हम हेल्थ को अच्छी बना सकते हैं। तो हमारा रोल आ जाता है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सी मेक्स अरेंजमेंट फॉर इक्विपमेंट एंड सप्लाई एक्सेट्रा इट फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म। तो जो ऑर्गेनाइजर का रोल प्ले करती है, जैसे कोई मैनेजमेंट का वर्क है, अरेंजमेंट करना है, तो उस टाइम में कोई इक्विपमेंट चाहिए, सप्लाई चाहिए, तो उन सब के लिए ऑर्गेनाइजर का यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्क करती है। नेक्स्ट रोल आ जाता है लीडर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स फंक्शन एज अ लीडर व्हेन सी परफॉर्म द रोल ऑफ नर्स मैनेजर। सी सपोर्ट ग्रुप मेंबर ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम एंड सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू कम्युनिटी इशूज़। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो लीडर का वर्क करती है। जब मैनेजमेंट के टाइम में कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज अ लीडर परफॉर्म करती है तो उस टाइम में जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनमें कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो उन सब अनसॉल्व इशूज़ को कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, सॉल्व करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का ए, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। हमें यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी की डिफाइनेशन डेफिनेशन यहाँ पे बतानी है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लास्ट 1988 में लास्ट ने ये डेफिनेशन दी, द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स इज स्पेसिफाइज पॉपुलेशन and the application of this study to the prevention and control of the health problem। तो जो एपिडेमियोलॉजी क्या है, किसकी स्टडी करना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स की क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना। ये जो एप्लीकेशन है इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम के लिए स्टडी की जा रही है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू मैकमोहन ने कब दिया, 1960 में डेफिनेशन दिया, the study of the distribution and determination of disease frequency in men। तो जो स्टडी करना किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ डिसीज फ्रिक्वेंसी इन मैन। हमें मैन में डिसीज की फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे स्टडी करना है। ये हमारी डेफिनेशन की इसने दी थी मैकमोहन ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, राइट द एम एंड यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। हमें एम्स और यूजेस बताना है एपिडेमियोलॉजी के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजी के, हम एम्स देख लेते हैं। तो एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी फर्स्ट आ जाएगा, टू डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। हेल्थ स्टेटस किसका करना, पॉपुलेशन है उसका हेल्थ स्टेटस हमें डिस्क्राइब करना है। फिर टू एक्सप्लेन द इटियोलॉजी ऑफ द डिसीज़। हमें जो इटियोलॉजी है उसके हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या इटियोलॉजी हो सकती है डिसीज़ की, क्या क्या कारण है जिसके कारण डिसीज़ हो रही है। फिर हमारा नेक्स्ट टाइम आ जाता है प्रिडिक्ट द डिसीज अकेरेंस। डिसीज़ किस कारण अकर हो रही है, किस कारण हो रही है। नेक्स्ट जाता है कंट्रोल द डिसीज डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। टू एलिमिनेट और रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको क्या करना, कम करना। टू प्रमोट हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। हेल्थ को प्रमोट करना और सोसाइटी को वेलबींग बनाना, ये भी क्या है, एम है एपिडेमियोलॉजी का। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड चेंज इन डिसीज प्रेजेंटेशन। डिसीज का प्रेजेंटेशन और ट्रेंड्स अगर चेंज होता है तो उसको पहले से क्या करना, प्रिडिक्ट करना। नेक्स्ट आ जाता है टू असेस द पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीज़। पब्लिक में इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीज़ के बारे में, हेल्थ क्यों ज़रूरी है, ये सब उनको समझाना। नेक्स्ट आ जाता है टू इवॉल्यूट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़। जो डिसीज़ है उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल को हमें इवॉल्यूट करके रखना है।
ये सब क्या है, उसकी एम्स है एपिडेमियोलॉजी के। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट जाता है असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, हेल्प आइडेंटिफाई कॉमन डिसीज, हेल्थ प्रॉब्लम एंड रिस्क फैक्टर इन कम्युनिटी। तो जो एपिडेमियोलॉजी है उसका यूज़ करके हम हेल्थ, जो डिसीज़ हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका हम रिस्क फैक्टर्स वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट जाता है प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज, एपिडेमियोलॉजिकल डाटा हेल्प टू प्लानिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। तो जो एपिडेमियोलॉजी है उसके डाटा का हम यूज़ करके हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ प्लानिंग हम कर सकते हैं, हेल्थ का हम प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हेल्प द आइडेंटिफाई कॉजेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़। हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करके किस कारण से डिसीज़ हो रही है तो हम उसका कॉजेस निकाल सकते हैं, कैसे ट्रांसमिट हो रही है, कैसे हम ट्रांसमिशन से बचा सकते हैं, वो सब हमारा आ जाता है एपिडेमियोलॉजी का हम यूज़ करके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हेल्थ एजुकेशन, प्रोवाइड एविडेंस फॉर एजुकेटिंग पीपल अबाउट रिस्क फैक्टर्स एंड हेल्थी प्रैक्टिसेस। तो जो पीपल हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, जो डिसीज़ हो रही हैं किस कारण से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हम उनसे कोप अप कर सकते हैं, उन सब सारी चीज़ों को लेके जो पीपल है, कम्युनिटी के पीपल हैं, उनको हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट जाता है इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्प इन एजुकेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन एंड प्रोग्राम्स। हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करके डिसीज़ की इफ़ेक्टिवनेस और जो इंटरवेंशन वगैरह प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो हम उसकी इफ़ेक्टिवनेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़, हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस थ्रू स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन एंड इम्प्रूव आउटकम। तो हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करके अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस बना सकते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चला सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और जो हमारा आउटकम है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप, आइडेंटिफाई वल्नरेबल पॉपुलेशन, चिल्ड्रन, एल्डरली एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो हम हाई रिस्क यहाँ पे ग्रुप को ही असेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रंस आ जाते हैं हाई रिस्क ग्रुप में, एल्डरली पीपल आ जाते हैं जो एज ग्रुप में, यंगर एज ग्रुप वाले। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेग्नेंट वुमेन्स, ये सब किस में आती हैं, वल्नरेबल ग्रुप में आती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिक फॉर नर्सिंग रिसर्च। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मॉनिटरिंग ट्रेंड्स ऑफ डिसीज, हेल्प टू ट्रैक चेंज इन डिसीज पैटर्न एंड ओवर टाइम। जो हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम डिसीज़ के पैटर्न को अगर चेंज हो रहा है तो वो सब हम देख सकते हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहा तो वो सब हम पहले से असेस कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का सी, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। हमें यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी की मेथड्स बतानी है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कैन बी क्लासिफाइड एज ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी विद द फर्दर सब डिविज़न। हमें यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी की मेथड्स बतानी है। यहाँ पे आ जाता है हमारा मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। जो मेथड्स है एपिडेमियोलॉजी की उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, सेकंड होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी टू टाइप्स की होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी और एनालिटिक स्टडी। अब जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो टू टाइप्स की होती है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स और नॉन रैंडमाइज या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स। ये होती है किसकी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी के टाइप्स। अब हमारा क्या था यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव थी और एनालिटिक थी। अब जो हमारी डिस्क्रिप्टिव है वो टू टाइप्स में डिवाइड है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जो एनालिटिकल है वो कितने टाइप्स में डिवाइड है, टू टाइप्स में डिवाइड है, केस कंट्रोल स्टडी और कोहार्ट स्टडी। जो कोहार्ट स्टडी है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट जाती है प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी, नेक्स्ट जाती है रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी, थर्ड जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी। फिर हम सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आ जाता है इन दिस स्टडी द रिसर्च मेथड वेयर इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड एनालाइज सब्जेक्ट इन देयर नेचुरल सेटिंग विदाउट इंटरफेयरिंग एंड मैनिपुलेटिंग वेरिएबल। जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है इसमें क्या करता है, एक इन्वेस्टिगेटर होता है और हम चीज़ों को क्या करता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, उसको ऑब्जर्व करता है,
पहले क्या करेगा, जो इन्वेस्टिगेटर है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, एनालाइज करेगा, और उसमें ये सब कहाँ करेगा, एक नेचुरल सेटिंग में करेगा। वह किसी भी वेरिएबल्स को चेंज नहीं करेगा, सेटिंग्स को चेंज नहीं करेगा, मैनिपुलेट यहाँ पे नहीं होगा। जो भी नेचुरल सेटिंग्स है उसमें वह ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्लासिफाइड इनटू टू मैन ग्रुप। जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है उसको टू मैन ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी और एक होती है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। अब जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, डिफाइन द पॉपुलेशन, डेफिनेशन ऑफ डिसीज अंडर द स्टडी। फिर नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट ऑफ डिसीज। तो इसमें जो पॉपुलेशन उसको डिफाइन करते हैं, डिसीज़ को डिफाइन करते हैं स्टडी के अंडर, फिर मैनेजमेंट, मेजरमेंट करते हैं डिसीज़ का। नेक्स्ट हमारी है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। एनालिटिकल स्टडीज आर द सेकंड मेजर टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। जो एनालिटिकल स्टडी वो सेकंड मेजर टाइप है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है, डिफाइन द पॉपुलेशन। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी देते हैं हम, पॉपुलेशन को डिफाइन करते कि क्या हमारी पॉपुलेशन रहने वाली है। फिर इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन हमने लिए हैं उसमें रैंडमाइजेशन होता है। उसमें क्या होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव होता है। जो रैंडमाइजेशन होता है उसको रैंडमाइज करने के बाद में मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन के बाद में उसका इवोल्यूशन निकलता। तो ये हमारी थी क्या, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, डिफाइन स्कूल हेल्थ। हमें यहाँ पे स्कूल हेल्थ को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का पूछा गया है। स्कूल हेल्थ रिफर्स टू ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी एमंग पीपल्स, टीचर्स एंड अदर स्कूल पर्सनल। जो स्कूल हेल्थ है वो क्या होती है, कंप्लीट तरीके से फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से क्या होना चाहिए, वेलबिंग होना चाहिए, किसी प्रकार की डिसीज़ नहीं होना चाहिए। जो स्कूल के चिल्ड्रंस हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, वहाँ जो वर्क करने वाले पर्सनस हैं, उन सब में किसी में भी डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। ये हमारी क्या होती है, स्कूल हेल्थ होता है। ये जो हमारा डेफिनेशन है वो किसने दिया, अकॉर्डिंग टू के गुलानी। फिर हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है, स्कूल हेल्थ इज़ द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द स्कूल चिल्ड्रंस थ्रू द हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। इसमें क्या बताया, जो स्कूल हेल्थ है उसका प्रमोशन करना, मेंटेनेंस करना, फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से जो स्कूल के चिल्ड्रंस हैं उनको वेलबिंग प्रोवाइड करना, वेलबिंग रखना, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करके, हेल्थ एजुकेशन देके और हेल्दी स्कूल का इन्वायरमेंट बना के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, एनलिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। हमें स्कूल हेल्थ सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का पूछा गया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, टू प्रमोट द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। जो स्कूल के चिल्ड्रंस हैं उनकी जो हेल्थ है उसको फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से वेलबींग बनाना, ये स्कूल हेल्थ सर्विस का ऑब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है इसका प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, टू प्रिवेंट द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज थ्रू द इम्यूनाइजेशन, हाइजीन एंड अवेयरनेस। जो स्कूल के चिल्ड्रंस हैं उसमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलने से बचाना है, प्रिवेंट करना है। थ्रू किसके द्वारा हम प्रिवेंट करेंगे, इम्यूनाइजेशन के थ्रू, हाइजीन के थ्रू और उनको अवेयरनेस दे के। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, टू डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम अर्ली। एग्जाम्पल में आ जाता है विजन, हेयरिंग डिफेक्ट एंड प्रोवाइड टाइमली ट्रीटमेंट एंड रेफरल। किसी भी प्रकार की जो डिसीज़ उनको हो रही है उसका हमें अर्ली डिटेक्शन करना है, अर्ली डिटेक्ट करके उसको क्या करना, टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, रेफ़र करना है, जिससे वह जो प्राइमरी स्टेज में उसको पकड़ पाएँ और उसका ट्रीटमेंट दे पाएँ। जिसमें हेल्थ एजुकेशन, टू एजुकेट स्टूडेंट अबाउट द पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन, सेफ्टी एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स। जो चिल्ड्रंस हैं उनको हमें एजुकेट करना है, वह खुद का हाइजीन मेंटेन करके रखे, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट न्यूट्रिशन ले, खुद की सेफ्टी बना के रखे और हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स को वह अपनाएं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट,
टू एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रंस। हमें जो चिल्ड्रंस हैं उनको प्रॉपर कंप्लीट न्यूट्रिशन लेने के लिए बोलना है, जिससे हम उनको माल न्यूट्रिशन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट टू एंश्योर क्लीन वाटर, सैनिटेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सेफ सराउंडिंग्स। हमें जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना है, सेफ रखना है, प्योर वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उसको हमें क्या रखना है, अच्छा बना के रखना है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है मेंटल हेल्थ प्रमोशन टू सपोर्ट इमोशनल वेलबींग एंड प्रिवेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। हमें इमोशनली क्या करना है, वेलबींग बना के रखना है। बिहेवियरल प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको हमें प्रिवेंट करना है। तो हमें मेंटली जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हमें ठीक करना है, उसमें हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है, कोप अप करने में हेल्प करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सी, स्पेसिफाई द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज। हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल बताना कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या रोल प्ले कर सकती है। तो द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन द स्कूल हेल्थ सर्विसेज, हम देख लेते हैं कि क्या क्या रोल्स होते हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स स्कूल हेल्थ सर्विसेज में प्ले करती हैं। फर्स्ट रोल आ जाता है केयर प्रोवाइडर, कंडक्ट द हेल्थ असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग ऑफ द स्कूल, प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड एंड बेसिक ट्रीटमेंट। जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज है, उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स का फर्स्ट रोल आ जाता है केयर प्रोवाइड करने का, जिसमें क्या करती है, हेल्थ असेसमेंट करती है, स्क्रीनिंग करती है स्टूडेंट्स की, फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है और बेसिक ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर का इसका सेकंड रोल, जैसे टीच पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के लिए टीच करती है, न्यूट्रिशन कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए बोलती है, सैनिटेशन बना के रखने के लिए बोलती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है और कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट होने से बचाती है और इसके लिए हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है चिल्ड्रंस में। नेक्स्ट जाता है काउंसलर, प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह स्कूल्स में क्या करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है इमोशनल, बिहेवियरल और प्रॉब्लम्स को लेके। फिर हमारा नेक्स्ट रोल आ जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ वर्कर्स, इम्यूनाइजेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो स्कूल्स में क्या करती है, बच्चों में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा देखती है कि किस बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं लगी है, तो प्रॉपर तरीके से वह अर्ली डिटेक्ट करके क्या करती है, वैक्सीन बच्चों को लगवाती है। अगर कोई डिसीज़ हो रही है तो उसका अर्ली डिटेक्शन करके कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट रोल आ जाता है कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेट विद द टीचर्स, पेरेंट्स एंड हेल्थ अथॉरिटीज़। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो क्या करती है, कोऑर्डिनेट करके रखती है टीचर से, पेरेंट्स से और जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। नेक्स्ट आ जाता है सुपरवाइज़र, सुपरवाइज मिड डे मील प्रोग्राम, एंश्योर सेफ्टी मेजर्स इन स्कूल। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसको क्या करती है, सुपरवाइज करती है, सेफ्टी स्कूल में सेफ्टी को इंश्योर करती है। नेक्स्ट रोल आ जाता है रिकॉर्ड कीपर, मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो बना के रखती है, हेल्थ रिकॉर्ड बनाती है और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको डॉक्यूमेंट करके रखती है बच्चों का। फिर नेक्स्ट आ जाता है एडवोकेट, एडवोकेट में क्या जाता है, प्रमोट चाइल्ड हेल्थ एंड राइट्स, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन स्कूल्स। जो चिल्ड्रंस के राइट्स हैं, चाइल्ड हेल्थ राइट्स को क्या करती है, प्रमोट करती है और उसको अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज को स्कूल में बना के रखती कि अवेलेबल होना चाहिए हेल्थ सर्विसेज स्कूल्स में भी। फिर नेक्स्ट इसमें रोल्स आ जाता है रिहेबिलिटेशन वर्कर्स, हेल्प चिल्ड्रन विथ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, असिस्ट इन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। रिहेबिलिटेशन वर्कर्स जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो क्या करती है, फिजिकल मेंटली डिसेबिलिटी के लिए जो चिल्ड्रंस होती हैं उनको हेल्प करती है। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एंडल्स करती है जिससे वह अपना वर्क प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का ए, डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमें यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का पूछा गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट merely the absence of disease or infirmity in all matters related to the reproductive system and its function and process।
तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो क्या होती है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर तरीके से वेलबिंग होना चाहिए। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारे मैटर्स, फंक्शन, प्रोसेस सब क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो डेफिनेशन है किसने दी, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी। हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड द वेरियस डोमेन्स ऑफ द हेल्थ एंड वेल बीइंग रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, focusing not only the absence of reproductive system, focusing not only on the absence of disease but also the overall health status and quality of लाइफ। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं, सारे डोमेन्स इंक्लूड हैं, जो हेल्थ के डोमेन्स है वो सभी उसमें इन्वॉल्व है। वेलबिंग होना चाहिए पर्सन, सिर्फ पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर कोई भी डिसीज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसकी ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी गुड होना चाहिए। ये जो हमारी डेफिनेशन है किसने दी थी, अकॉर्डिंग टू रितु शडाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का बी, डिस्कस द प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर्स इन रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। हमें यहाँ पे प्रिवेंटिव और सोशल मेजर्स बताने हैं कि हम किस तरीके से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर्स देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो सबसे पहले हमारा जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स, इसमें आ जाता है एंटीनेटल केयर, ANC, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो ANC पेशेंट है हमें उनके अर्ली रजिस्ट्रेशन करवानी है, मिनिमल 4 एंटीनेटल विजिट्स हमें लेने हैं। फिर आ जाता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी का अर्ली डिटेक्शन करना है। जैसे किसी को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो जाता है, इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया, डायबिटीज मेलाइटस, प्रेगनेंसी इंड्यूस सब हो जाते हैं, तो इन सबको हमें हाई रिस्क पेशेंट को पहले से ही डिटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस। सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस में क्या जाता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमें करवानी है, एसेप्टिक टेक्निक से डिलीवरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर में क्या जाता है, रेगुलर चेकअप आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद में हमें रेगुलरली चेकअप करवाते रहना है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा है तो हमें उसका अर्ली डिटेक्शन करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, अवॉइड अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसी, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए। न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स। जो प्रेग्नेंट्स वुमेन्स हैं उनको हमें आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देनी है, कंप्लीट डाइट्स उनको देना है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल मेजर्स। सोशल मेजर्स में क्या जाता है, फीमेल एजुकेशन, अवेयरनेस अबाउट प्रेगनेंसी रिस्क। हमें जो फीमेल हैं उनको प्रेगनेंसी रिस्क से लेके हमें सारे उनके डाउट्स को क्लियर करना है, प्रेगनेंसी से लेके सारे रिस्क से रिगार्डिंग हमें उनको समझाना है, अवेयरनेस उनको देनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, असेस रिड्यूस पॉवर्टी रिलेटेड रिस्क। हमें जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका हेल्थ केयर को असेस करना है, उनको बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, और जो पॉवर्टी रिलेटेड रिस्क हैं उसको हमें रिड्यूस करनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिले इन मैरिज, अवॉइड टीनेज मैरिज। हमें जो बाल विवाह, टीनेज मैरिजेस होती हैं उन सबको हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। प्रमोट लीगल एज ऑफ मैरिज, प्रमोट करना है कि लीगल एज में ही मैरिज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वुमेन एम्पावरमेंट, डिसीजन मेकिंग पावर इन हेल्थ मैटर, असिस्ट टू हेल्थ केयर सर्विसेज। जो वुमेन्स होती हैं उनको हमें डिसीजन मेकिंग की पावर देना चाहिए कि वह हेल्थ से रिलेटेड अपने डिसीजन ले सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्थ एजुकेशन अबाउट प्रेगनेंसी केयर, अवेयरनेस अबाउट द डेंजर शाइन। हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है प्रेगनेंसीज की केयर को लेके कि किस तरीके से प्रेगनेंसी में केयर खुद की करनी है और डेंजर साइन को किस तरीके से हमें असेस करने हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन एंड असेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस सर्विसेज। एम्बुलेंस सर्विसेज की हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी है। इम्प्रूव्ड रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटी, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करनी है जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा सकें और जो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है उसको हम प्रमोट कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम के बारे में बताना है। द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन October 19
97। तो जो RCH प्रोग्राम था वो किसने दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। और कब दिया था? अक्टूबर 1997 में ये प्रोग्राम दिया था। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? फर्स्ट था टू परमिट द हेल्थ ऑफ द मदर एंड चिल्ड्रन टू इंश्योर सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल। मदरहुड और चाइल्ड दोनों की सर्वाइवल रेट को क्या करना? इंक्रीज करना, दोनों की हेल्थ को अच्छा बना के रखना, सेफ रखना। नेक्स्ट आ जाता है टू इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज टू द रिड्यूस IMR एंड MMR। इसका जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फेंट मोटिलिटी रेट और मैटरनल मोटिलिटी रेट दोनों को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट जाता है टू अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन थ्रू रिस्पॉन्सिव। जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज करना भी इसका क्या है? एक ऑब्जेक्टिव। फिर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ये हम देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ RCH। फर्स्ट जाता है फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम्स। फिर नेक्स्ट जाता है प्रिवेंशन मैनेजमेंट एंड RTI STDs एंड एड्स। फिर नेक्स्ट जाता है क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर। ये सब क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। अब जो RCH प्रोग्राम है उसके कितने फेज़ होते हैं? तो RCH प्रोग्राम के फेज़ देख लेते हैं। इसके 2 फेज़ होते हैं। फर्स्ट आ जाता है RCH फेज़ फर्स्ट, ये 1997 से 2004 तक ये लिया गया है। और जो RCH सेकंड है, RCH फेज़ सेकंड है, वो 2005 से लेके 2013 तक चलाई गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राइट शॉर्ट नोट्स। हमें यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बताने हैं, जिसमें हमारा 5th का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स बताने। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। द ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर्स इन ऑक्यूपेशन। जो ऑक्यूपेशन हेल्थ क्या है? ऑक्यूपेशन से ही समझ आ रहा है कि जो वर्किंग एरिया है हमारा, वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए। फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर तरीके से वो क्या होना चाहिए? वेलबींग होना चाहिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव किया जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। फर्स्ट आ जाता है टू मेंटेन एंड प्रमोट द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर। जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी हमें हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरीके से मेंटेन करके रखना और गुड हेल्थ को प्रमोट करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिसीज एंड इंजरी। हमें जो ऑक्यूपेशन से डिसीज हो रही हैं उन डिसीज़ को, उन इंजरीज़ को हमें प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट जाता है टू अडॉप्ट द वर्क प्लेस एंड वर्क एनवायरनमेंट। जो वर्कर्स हैं उनको हमें वर्क प्लेस और वर्क एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करवाना है। नेक्स्ट जाता है इट शुड बी प्रिवेंटिव रेदर देन क्यूरेटिव। ये ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या होना चाहिए? हमारी प्रिवेंटिव होना चाहिए। नेक्स्ट जाता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑक्यूपेशन में क्या करती हैं? हमें हार्मफुल होती है, हमारे लिए हजार्डियस होती हैं। तो फर्स्ट जाता है हमारा फिजिकल हजार्ड्स होते हैं, केमिकल हजार्ड्स होते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं, साइकोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं। ये ऐसे हजार्ड्स हैं जो ऑक्यूपेशन में हार्मफुल होते हैं। हमारा फर्स्ट आ जाता है फिजिकल हजार्ड्स। फिजिकल हजार्ड्स में क्या किया जाता है? दे आर कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। जो फिजिकल हजार्ड्स है वो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण होता है। जैसे नॉइस, तो उनको डीफनेस वगैरह आ जाएगी। हीट और कोल्ड स्ट्रोक वगैरह उनको हो सकते हैं। रेडिएशन, पुअर लाइटिंग है, वाइब्रेशन अगर हो रहा है, तो ये सब क्या हैं? ऐसे हजार्ड्स हैं जो हमारी ऑक्यूपेशन में इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केमिकल हजार्ड्स। केमिकल हजार्ड्स में क्या जाता है? एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, सिलिका, कोल डस्ट, फ्यूम्स, वेपर, एसिड एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये सब ऐसे केमिकल्स हैं, एक्सपोजर है, हार्मफुल एक्सपोजर है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो ये हमारे आ जाते हैं केमिकल हजार्ड्स में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल हजार्ड। इसमें जाता है कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। अगर जो एनवायरनमेंट हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह से हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमें बायोलॉजिकल हजार्ड से यहाँ पे हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइको सोशल हजार्ड्स। इसमें जाता है अफेक्ट मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, हरासमेंट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ये भी हमारा क्या है? एक साइको सोशल हजार्ड्स होता है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज। हम ऑक्यूपेशनल डिसीज को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट हमारा आता है मेडिकल मीजरमेंट। मेडिकल मीजरमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट आता है प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। जब हम जो वर्कर्स हैं उनको हम प्लेसमेंट उनका ले रहे हैं तो उस टाइम में हमें क्या करना है? प्री प्लेसमेंट हमें एग्जामिनेशन, मेडिकल और फिजिकल सारे एग्जामिनेशन हमें
करवाने। नेक्स्ट जाता है पीरियोडिकल एग्जामिनेशन। पीरियोडिकल एग्जामिनेशन मतलब हर 3 महीने में या 6 महीने में उनका जो एग्जामिनेशन है वो सारे होना चाहिए, रूटीन एग्जामिनेशन सब होना चाहिए। नेक्स्ट जाता है मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। उनको मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट जाता है सुपरविजन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसका सुपरविजन करते रहना है। नेक्स्ट जाता है मेंटेनेंस एंड एनालाइज ऑफ रिकॉर्ड्स। हमें जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है, एनालाइज करना है। नेक्स्ट जाता है हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। जो वर्कर्स हैं उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है, काउंसलिंग देनी है। नेक्स्ट जाता है लेजिस्लेशन। कौन कौन से ऐसे नियम हैं, कानून हैं जो फैक्ट्रीज के लिए बने हैं। इसमें हमारे आ जाते हैं 2 एक्ट हैं। फर्स्ट जाता द फैक्ट्री एक्ट 1948 और नेक्स्ट जाता द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये 2 ऐसे लेजिस्लेशन हैं जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाता फैक्ट्री एक्ट 1948। The purpose of the act factory means the establishment in which 10 and more workers have been employed during the preceding 12 months in a manufacturing process operated on power। अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर 12 महीने से ज़्यादा वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो उनको सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी है। प्रोविज़न फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। फैक्ट्री एक्ट में वर्कर्स हैं उनका क्या क्या प्रोविजनल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया का। एम्प्लॉयमेंट प्रोविज़न होना चाहिए, वेलफेयर प्रोविज़न होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए और सैनिटरी होना चाहिए। ये चारों प्रोविजंस होने चाहिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। द ESI एक्ट ऑफ द 1948 कवर ऑल द power using the factory other than the seasonal factory where 20 or more persons were employed, exclusion miners, railway and defense establishment। तो जो ESI एक्ट होता है 1948 में आया, उसमें अगर कोई भी फैक्ट्री में जो 12 महीने तक चल रही है उसमें 20 या 20 से ज़्यादा अगर कोई वर्कर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। हेल्थ फैसिलिटी, मैटरनिटी फैसिलिटी, सिक फैसिलिटी, हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड्स करनी है। ये हमारा आ जाता है ESI एक्ट के अंदर। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 5th का P, जिसमें हमें बताना है आयुष। आयुष होता क्या है? आयुष इज द टर्म यूज फॉर द रेफरिंग अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन। आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी एक्सेट्रा। तो जो आयुष होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है। एलोपैथी के अलावा हम कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं तो वो सब हमारी आ जाती है आयुष के अंदर। ये है आयुष का फुल फॉर्म। ए से आयुर्वेदा, बाय से योगा एंड न्यूरोपैथी, यू से आ जाता है यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। जो आयुर्वेदा है उसका मतलब क्या है? साइंस ऑफ लाइफ। आयुर मतलब लाइफ और वेदा मतलब साइंस। द आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अथर्ववेदा, फोर्थ among वेदास, एंड इट वॉज प्रैक्टिसेस इन इंडिया सिंस 5000 ईयर। तो जो आयुर्वेदा मेडिसिन है वो हमारे जो वेद है, अथर्ववेद है, उससे ये ली गई है। जो हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये चारों वेद में से जो अथर्ववेद है उसमें से ये ओरिजिनेटेड की गई है, वेद में से ओरिजिनेटेड की गई। और ये इंडिया में कब से प्रैक्टिस हो रही है? 5000 साल पहले से ये प्रैक्टिस की जा रही है। द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर प्लेस्ड अंडर 3 डिफरेंट दोषास। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग दोषा हैं। तो फर्स्ट जाता है बाटा दोषा। द एयर एंड स्पेस एलिमेंट डोमिनेट। इसमें एयर और स्पेस दोनों एलिमेंट डोमिनेट करते हैं। फिर है पित्ता दोषा। पित्ता दोषा में आ जाता है द फायर एलिमेंट्स डोमिनेट। इसमें जो आग है, फायर है, वो डोमिनेट करती है। फिर आ जाता है कापा दोषा। इसमें जाता है अर्थ एंड वाटर एलिमेंट डोमिनेट। इसमें अर्थ और वाटर डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है योगा। योगा इज द हीलिंग सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विच रेंडर थेरेपी थ्रू ब्रीथिंग एक्सरसाइज, फिजिकल पोस्चर एंड मेडिटेशन। तो जो योगा है वो क्या हीलिंग प्रैक्टिस है। इसमें फिजिकल एक्सरसाइज करके, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके, पोस्चर ठीक करके, मेडिटेशन के थ्रू हम जो डिसीज़ है उसको हम विदाउट मेडिसिन यहाँ पे ठीक करते हैं। हमारी नेक्स्ट आ जाती है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में क्या होता है? नेचुरोपैथी इज द एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज द कैपेबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड क्यूरिंग द डिसीज थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट।
तो जो नेचुरोपैथी होती है उसमें क्या होता है, बहुत ही एंशिएंट सिस्टम से ये ली गई है। इसमें हम बॉडी, माइंड और स्पिरिट के थ्रू क्या करते हैं, डिसीज़ को प्रिवेंट करते हैं, क्योर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूनानी। यूनानी इज द सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड इन द ग्रीस। हिप्पोक्रेट्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ यूनानी सिस्टम। अराबस इंट्रोड्यूस द यूनानी सिस्टम इन इंडिया। तो जो यूनानी सिस्टम है, यूनानी मेडिसिन है, वो कहाँ से ओरिजिनेट की गई हैं, यूनानी सिस्टम से ओरिजिनेटेड की गई हैं, ग्रीस से ओरिजिनेटेड की गई है। और इसका फाउंडेशन किसने दिया, हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया यूनानी मेडिसिन से। वेरियस थेरेपी इन यूनानी सिस्टम, जो यूनानी सिस्टम उसमें वेरियस थेरेपी चलाई गई, जैसे डाइट थेरेपी, क्लाइमेट थेरेपी, रेजिमेंटल थेरेपी और फार्माको थेरेपी। ये थेरेपी सारी यूनानी सिस्टम में चलाई गई, जिसके थ्रू हम जो डिसीज़ है उसको क्योर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिद्धा। सिद्धा इज द सिस्टम, इज द ट्रांजिशनल हीलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ह्यूमर्स एंड स्पिरिचुअल वेलबिंग। जो सिद्धा है उसमें ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम चलाया गया है, जिसमें क्या करते हैं, बॉडी को बैलेंस बना के रखते हैं, स्पिरिचुअली वेलबिंग करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है होम्योपैथी। होम्योपैथी में क्या किया जाता है, होम्योपैथी इज द थेराप्यूटिक सिस्टम इन विच डिसीज आर ट्रीटेड यूजिंग द वेरी स्मॉल डोसेज ऑफ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस द सिमिलर सिम्टम्स इन द हेल्दी इंडिविजुअल। तो जो होम्योपैथी है उसमें क्या करते हैं, स्मॉल डोजेज दी जाती है मेडिसिन की, और इसमें जो हेल्दी पर्सनस है उसके सिम्टम्स और जो डिसीज़ वाले पर्सन है दोनों के सिम्टम्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और जो ट्रीट करना होता है डिसीज़ को, तो जो डिसीज़ वाला पर्सन उसको क्या देते हैं, स्मॉल डोज दिया जाता है। स्मॉल डोज के थ्रू हम डिसीज़ को क्योर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का सी, ESI। ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। द ESI एक्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पास्ड इन 1948 इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन दिस कंट्री। तो जो ESI होता है वो क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है, और ये कब पास हुआ था, 1948 में ये पास हुआ था। और इस एक्ट के थ्रू क्या क्या हमें दिया जाता है, सोशल सिक्योरिटी दी जाती है और हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। It provides for the certain cash and medical benefits to industrial employee in case of sickness, maternity and employment injury। तो जो ESI एक्ट होता है उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कुछ हमें कैश प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे जो एम्प्लॉय के वर्कर्स हैं उनको अगर किसी प्रकार की सिकनेस हो रही है, हेल्थ सिकनेस हो रही है, तो उस टाइम में उनको ये हेल्प प्रोवाइड की जाती है। मैटरनिटी के टाइम में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर इंजरीज हो गई हैं तो उस टाइम में भी ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। स्कोप्स ऑफ ESI, क्या क्या इसके स्कोप्स होते हैं, द प्रोविज़न ऑफ द ESI A amended act of the 1975 were extended to the following new classes of establishing। जो ESI एक्ट है वो एम्बेडेड कब हुआ था, 1975 में हुआ था, और इसके कुछ न्यू केसेस हैं जो इस्टेब्लिश किए गए हैं। स्मॉल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 एंड मोर पर्सनस। ये एक्ट कहाँ पे होता है, ऐसी कोई भी फैक्ट्रीज जहाँ पे 10 या फिर 10 से ज़्यादा मेंबर वर्क कर रहे हैं। शॉप्स में, होटल में, रेस्टोरेंट में, सिनेमास में, थिएटर में, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट इस्टेब्लिश, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश, ये सब ऐसी जगह है जिनमें ESI एक्ट वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ESI स्कीम अंडर द एक्ट ऑफ इंटरेस्टेड टू द ऑटोनोमस बॉडी कॉल्ड द ESI कॉरपोरेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ESI का उसमें क्या होता है, ESI कॉरपोरेशन में ये कि ऑटोनोमस बॉडी होती है जो इसको रेगुलेट करती है। सबसे पहले इसमें होता है चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, इसके बाद में कौन होता है, वाइस चेयरमैन सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इसके नीचे कौन होते हैं, डायरेक्टर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसके नीचे कौन कौन होते हैं, इंश्योरेंस कमीशन होता है, मेडिकल कमिश्नर होता है, फाइनेंशियल कमिश्नर होता है। फिर मेडिकल कमिश्नर के अंदर कौन कौन आ जाता है, स्टेट मेडिकल कमिश्नर आते हैं, स्टेट डायरेक्टर ESI आते हैं, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट आते हैं। तो ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है जो ESI एक्ट वर्क करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंस। ESI स्कीम इज रन विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय एंड ग्रांट फ्रॉम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट
गवर्नमेंट। जो ईएसआई स्कीम है उसमें फाइनेंस जो मनी होती है वो कहाँ से आती है? एक तो हमारे जो एम्प्लॉयर वर्क करते हैं उनसे कंट्रीब्यूट की जाती है। बहुत ज़्यादा जो बड़ा बिग अमाउंट होता है मनी का वो कहाँ से आता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ये लिया जाता है। नेक्स्ट जाता है बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं? इसमें मेडिकल बेनिफिट्स आते हैं, सिकनेस बेनिफिट्स होते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स होते हैं, डिपेंडेंट बेनिफिट्स होते हैं, फ्यूनरल एक्सपेंसेस होते हैं, फिर रिहेबिलिटेशन अलाउंस होते हैं। तो ये सब ऐसी कैटेगरीज हैं, अगर इनके अंदर एम्प्लॉयज़ आता है तो उनको ईएसआई के थ्रू वहाँ पे हमें कैश प्रोवाइड किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का डी, स्टाफिंग पैटर्न 8 CSC। स्टाफिंग पैटर्न हमें बताना है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का। द स्टाफिंग पैटर्न ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CSC द इंडिया इज डिफाइंड by the Indian Public Health Standard Guideline. CSC is the 30-bedded referral unit and cater to the population of approximately 80,000 to 1,20,000 in plain areas and 40,000 to 80,000 in hilly and tribal areas. तो जो स्टाफिंग पैटर्न है कम्युनिटी हेल्थ में उसमें क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइन में यहाँ पे बनाई गई हैं, जिसमें जो CSC है उसमें 30 बेडेड रेफरल यूनिट्स होनी चाहिए। CSC है कहाँ पे होना चाहिए? 80,000 से लेके अगर 1,20,000 पॉपुलेशन है प्लेन एरिया में तो वहाँ पे एक CSC होना चाहिए, और हिली या फिर ट्राइबल्स एरिया में 40,000 से 80,000 पॉपुलेशन है तो वहाँ पे एक CSC होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। अब हमारा आ जाता है स्टाफिंग पैटर्न इन CSC। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमें स्टाफिंग पैटर्न बताने हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पे कौन कौन सा स्टाफ्स होने चाहिए? फर्स्ट हमारा आ जाता है मेडिकल स्टाफ्स। मेडिकल स्टाफ्स में कौन होना चाहिए? जनरल सर्जन होना चाहिए एक, फिजिशियन जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एक होना चाहिए, ऑब्स्ट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए एक होना चाहिए, पीडियाट्रिशियन होना चाहिए चाइल्ड को देखने के लिए एक, फिर मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए जिसने MBBS किया हो, ये 3 होने चाहिए। ये किसको मैनेज करेंगे? OPD, IPD और इमरजेंसीज को ये मैनेज करेंगे। फिर आ जाता है डेंटल सर्जन होना चाहिए एक, आयुष मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। आयुष में हमारा कौन कौन से मेडिसिन आती हैं, आयुष में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसके लिए भी एक मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ में क्या होना चाहिए? स्टाफ नर्स 7 होना चाहिए, ANM 2 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पैरामेडिकल स्टाफ्स। पैरामेडिकल स्टाफ्स में क्या होना चाहिए? फार्मासिस्ट एक होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन एक होना चाहिए, रेडियोग्राफर एक होना चाहिए जो एक्सरे वगैरह कर सके, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एक होना चाहिए, ECG टेक्नीशियन एक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में कौन कौन होना चाहिए? हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए एक मेल और एक फीमेल, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्लर्क और अकाउंटेंट एक होना चाहिए। नेक्स्ट है सपोर्टिव स्टाफ। सपोर्टिव स्टाफ में कौन होना चाहिए? वार्ड बॉय होना चाहिए या आया होना चाहिए 2 से 3, स्वीपर होना चाहिए 1 से 2, ड्राइवर एक होना चाहिए जो एम्बुलेंस को चला सके। नेक्स्ट आ जाता है वॉचमैन या फिर चौकीदार होना चाहिए एक। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट में एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन होना चाहिए, ENT होना चाहिए, आईज, नोज और जो थ्रोट का एग्जामिनेशन कर सके स्पेशलिस्ट। फिर आ जाता है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, ये होना चाहिए। तो ये सारे स्टाफ्स एक CSC एरिया में होने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का E, यूनिसेफ। ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है 5 मार्क्स का। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म क्या है? U से यूनाइटेड, N से नेशन, I से इंटरनेशनल, C से चिल्ड्रन, E से इमरजेंसी और F से फंड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड is the one of the specialized agency of the United Nations. It was established in 1986 by the United Nations General Assembly to deal with the rehabilitation of children in war-ravaged country. तो जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है वो क्या करता है? जो चिल्ड्रंस हैं उनके रिहेबिलिटेशन में हेल्प करता है। जो मदर्स हैं, जो चाइल्ड हैं, दोनों की मोटिलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट को कम करता है और उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। ये हमारा जो यूनिसेफ है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब इसके गोल आ जाते हैं कि क्या क्या इसके गोल्स होते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है टू प्रोवाइड एंड्यूरिंग केयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज।
इसका मेन गोल क्या है, चिल्ड्रंस और जो मदर हैं दोनों की केयर प्रोवाइड करना, टू एम्फेसाइज कम्युनिटी लेवल सर्विस टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन। कम्युनिटी लेवल में रह के जो चिल्ड्रंस हैं, मदर्स हैं, उनका क्या करना, हेल्थ को प्रमोट करना और उनको वेलबींग करना, ये भी क्या है इसका गोल है। अब हम देख लेते हैं फोकस एरिया ऑफ यूनिसेफ। कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जिसको यूनिसेफ ने फोकस करके रखा है, जिसमें वो है वर्क करती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट हमारा जाता है चाइल्ड सर्वाइवल, एजुकेशन, सोशल पॉलिसी, यूनिसेफ इन इमरजेंसी, इनोवेशन ऑफ चिल्ड्रन, सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स, रिसर्च एंड एनालिसिस। ये सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे यूनिसेफ ने अपना फोकस किया है और इन एरियाज में वर्क किया है। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिविटी ऑफ यूनिसेफ। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो यूनिसेफ करता है, तो एक्टिविटीज़ में फर्स्ट आ जाती है इम्यूनाइजेशन। तो जो यूनिसेफ है वो चाइल्ड में लगने वाले और जो मदर्स में 2 डोजेज जो टिटनेस के लगते हैं उसका इम्यूनाइजेशन का पूरा कौन देखता है, यूनिसेफ देखता है। फिर नेक्स्ट जाता है ब्रेस्ट फीडिंग एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग। अगर ब्रेस्ट फीडिंग है, सप्लीमेंट्री फीडिंग है, तो इस सब का भी वह रिपोर्ट्स बना के रखता है। ओरल रिहाइड्रेशन, डायरिया मैनेजमेंट करता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, बर्थ स्पेसिंग, फीमेल लिटरेसी और ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किसकी हैं, यूनिसेफ की हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट्स में रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। अब हम रोल देख लेते हैं कि क्या क्या रोल्स हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल्स होने वाले हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन एंड क्रिएट्स अवेयरनेस। तो चाइल्ड में इम्यूनाइजेशन लगते हैं, उनके प्रति हमें क्या करना है, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करना है, जिससे सारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन हैं उनको इम्यूनाइजेशन लग पाए, सारे वैक्सीन्स प्रॉपर तरीके से लग पाए। नेक्स्ट जाता है गिव्स न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। जो चिल्ड्रंस हैं, मदर्स हैं, उनको हमें न्यूट्रिशनल काउंसलिंग देनी है जिससे वह प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाएँ। नेक्स्ट जाता है एजुकेट्स मदर एंड फैमिलीज। हमें मदर्स और फैमिलीज़ को एजुकेट करना है। नेक्स्ट आ जाता है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। अगर कोई डिसीज़ हो रही है तो हमें उसका अर्ली डिटेक्शन करना है और उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करना है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिसेफ प्रोग्राम। जो यूनिसेफ अपने प्रोग्राम्स बना रही है उसको हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना है। ये सब रोल्स आ जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के, जो यूनिसेफ में ये प्ले करेगी। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, सबसे आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।